जय हिंद। एक आईएएस अधिकारी जो ना केवल खुदकुशी करता है मगर मरने से पहले अपने पिता को भी गोली मार देता है। यही नहीं, वो अपनी बीवी को भी गोली मारता है और यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता, वो अपनी दोनों बहनों को भी गोली का निशाना बना देता है। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे को भी मारने की कोशिश करता है मगर किस्मत से वह बच जाता है। उसके दिमाग पर चोट लगती है और उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती है। ये केस है 1983 के बैच के एक आईएएस अधिकारी का, जो 3 महीने की छुट्टी लेकर ओडिशा में अपने एक गांव देव गांव जाता है। आखिर क्या होता है इस लीव पे? क्यों एक एलीट जॉब का अफसर, क्यों एक मेहनती अधिकारी खुद को ही नहीं अपने पूरे परिवार को मार देता है? इस अधिकारी पर बैठी थी सीबीआई की इंक्वायरी, जिसका ये दावा था कि आईएएस अधिकारी किसी बड़े घोटाले में शामिल था, मगर यह अफसर अपने सुसाइड नोट में खुद को ना केवल बेगुनाह बताता है मगर इंसाफ की भी मांग करता है। इस केस स्टडी के बारे में आपको जरूर बताएंगे, मगर उससे पहले आप सबसे अपील कि आप भारी संख्या में हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। गुरुवार का दिन है। आईएएस अधिकारी जगत नंदा पांडा अपनी बीवी और बेटे के साथ दोनों बहनों के घर जाते हैं। उनका बेटा पुणे में मारुति आयोग में काम करते हैं, जिसे वो फोन पर गांव आने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो भी छुट्टी पे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि सारा परिवार इकट्ठा हो। पांडा अपनी बहनों को उनके घर जाकर इनविटेशन देते हैं और कहते हैं कि दोनों घर पर जरूर आना। यह कहकर वो अपने गांव की ओर चल देते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के अनुसार फिर दोपहर के समय अपने ड्राइवर को अपने साथ लेकर गाड़ी में घूमने निकल जाते हैं। ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी को गांव से थोड़ी बाहर ले जाए। इस पर ड्राइवर उनके कहे अनुसार गाड़ी को गांव से कुछ किलोमीटर दूर ले जाता है, जहां पर एक मंदिर भी होता है। पांडा अपनी गाड़ी से उतरते हैं, आसपास एक नजर दौड़ाते हैं और जब उन्हें आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो अपने ड्राइवर से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस मंदिर के ऊपर तक देख सकते हो? इस पर ड्राइवर अपनी नजर घुमाता है, मंदिर की तरफ देखने लगता है। इतने में पांडा साहब अपनी जेब में पड़ी गोली निकालते हैं और 3 शॉट हवा में फायर कर देते हैं। जैसे ही पांडा गोलियां चलाते हैं, यह देखकर उनका ड्राइवर एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि आईएएस अधिकारी एक सुलझे हुए इंसान थे। कभी ऐसी कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने इन सालों में की ही नहीं थी। घबराकर वह आईएएस साहब से पूछता है कि क्या बात है, आज गोली क्यों चलाकर देख रहे हैं? आईएएस अधिकारी पांडा इस पर ड्राइवर को जवाब देते हैं कि वह सिर्फ गोली इसलिए चलाकर देख रहे हैं क्योंकि शायद वह अब शिकार पर जाए और उससे पहले इसे टेस्ट करना वो जरूरी समझते हैं। फिर आता है दिन 31 जुलाई का, वो दर्दनाक दिन जो भुवनेश्वर के लोग भुलाए नहीं भूलते। कथित तौर पर आईएएस अधिकारी पांडा की सौतेली मां ऊपर के कमरे में सो रही होती है। अचानक से उन्हें गोलियों की आवाज आती है। वो भागकर नीचे आती है और इस भयंकर दृश्य को देखकर सदमे में चली जाती है। उसके सामने लाशों का ढेर लगा होता है। एक तरफ पांडा के पिताजी मुंशी की लाश पड़ी होती है, तो दूसरी तरफ बीवी सुरेखा और दोनों बहनों की लाश पड़ी होती है। उससे आगे का दृश्य तो कोई भी इंसान नहीं देख सकता। आईएएस अधिकारी पांडा की लाश कुर्सी पर पड़ी होती है और उनके हाथ में गोली होती है, जो कि सीधा उनकी कनपट्टी को चीरकर जा चुकी होती है। यानी इस आईएएस अधिकारी ने पूरे परिवार को खत्म करने के बाद खुद को भी मार लिया होता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स द्वारा यह भी बताया गया कि उनके बेटे जो केवल 22 साल के थे, वे किसी तरह से अपनी जान बचा तो लेते हैं, मगर उन्हें भी काफी गोलियों से चोट लगती है। कुछ देर बाद आसपास के लोग, पड़ोसी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वे पांडा जी और उनके बेटे को अस्पताल लेकर जाते हैं। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं, पांडा जी को मृत डिक्लेयर कर दिया जाता है और उनके बेटे की ब्रेन सर्जरी शुरू की जाती है। उनका बेटा बच तो जाता है, मगर उसकी याददाश्त बिल्कुल जा चुकी होती है। एक्चुअली उसके सर पर गोली लगने की वजह से ब्रेन के सेल डैमेज हो गए होते हैं। इस वजह से ना तो पुलिस और ना कोई अन्य सदस्य घर का ये पता लगा पाता है कि 31 जुलाई की रात को ऐसा क्या हुआ था कि इस आईएएस अधिकारी ने अपने पूरे परिवार को खुद ही खत्म कर दिया। दरअसल इस घटना से पहले और बाद में सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई गई थी। 26 जुलाई को पांडा के घर सीबीआई की रेड पड़ी थी। कथित तौर पर यह रेड दरअसल एक इमिग्रेशन स्कैम को लेकर पड़ी थी, जिसमें पांडा के दिल्ली वाले घर और चेन्नई की कुछ प्रॉपर्टी
पर पड़ती है। इस रेड में 2 और अन्य लोगों का भी नाम सामने आता है। इस रेड में सीबीआई को कम से कम 4.3 करोड़ की प्रॉपर्टी और कैश मिलता है। सीबीआई उनसे पूछताछ करती है, जिस पर आईएएस अधिकारी साफ साफ इनकार करते हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है ये कहते हैं। वे ये भी कहते हैं कि उनका इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी नौकरी ईमानदारी से की है और उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है। मगर सीबीआई कथित तौर पर यह भी कहती है कि कम से कम 2 करोड़ जहां उन्हें कैश के रूप में उनके घर से बरामद हुआ है, वहीं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं जो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास ही हैं और यह भी उनके घर से ही बरामद हुए हैं। सीबीआई ये भी कहती है कि 2 अन्य लोगों का साथ लेकर इस इमिग्रेशन स्कैम को इस आईएएस अधिकारी ने अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, सीबीआई का यह भी आरोप होता है कि पांडा ने अपने बेटे को इंजीनियरिंग में सीट भी खरीद कर दी है, जिसके लिए कम से कम उन्होंने 18 लाख रुपए दिए हैं। कथित तौर पे सीबीआई का यह कहना था कि यह सब उन्होंने इमिग्रेशन स्कैम से कमाई हुई आमदन से किया है। रेड के बाद पांडा को कुछ दिन के लिए अवकाश पर भेज दिया जाता है। वह अवकाश लेकर अपने गांव जाते हैं। वो अपने बेटे और बहनों को घर पर बुलाते हैं और सुबह के तकरीबन 3 बजे वहां खून की नदियां बहा दी जाती हैं। इस दुखद कांड के बाद कुछ अनचाहे सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो यह है कि आखिर इस आईएएस अधिकारी ने गोलीबारी शुरू कर दी थी तो बाकी सदस्यों ने उन्हें रोका क्यों नहीं। दूसरा सवाल यह है कि पांडा ने अपनी माता को क्यों छोड़ दिया। मगर सवालों के जवाब दे सकते थे सिर्फ उनके बेटे, जो इस कांड से जीवित बचे थे। इतने बड़े मामले की तह तक पहुंचना अब बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। इतने बड़े मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक बार फिर से सीबीआई को बुलाया जाता है। सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देती है। जांच में सबसे पहले यह सामने आता है कि आईएएस अधिकारी पांडा ने .32 बोर की रिवॉल्वर की गोली चलाई थी। यह भी सामने आता है कुछ गोलियां उन्होंने दिल्ली से आने के बाद भुवनेश्वर में खरीदी थी। तो देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने सबको खत्म करने का प्लान अपने माइंड में ही बना लिया था और फिर उस प्लान को उन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया। थोड़ी और छानबीन के बाद सीबीआई को एक सुसाइड नोट बरामद होता है जो कम से कम 3-4 पन्नों का था। उसमें साफ लिखा होता है कि वह बेकसूर हैं और उनकी ओर से सुसाइड नोट में दलील दी गई थी कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी हुई है, इसीलिए वे यह कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं। पुलिस इस केस में 3 धाराएं लगाती हैं, एक तो मर्डर की, दूसरी सुसाइड की और तीसरी अटेम्प्ट टू किल की। कथित तौर पर यह भी बताया गया कि आईएएस अफसर रेड के चलते परेशान थे, इसलिए उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक गोली आईएएस अधिकारी के बेटे के सर की स्कल को लग जाती है, उसको वो छू कर निकल जाती है। इससे उनके ब्रेन के कुछ सेल भी खराब हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई होती है। इतना ही नहीं, वो जिंदगी और मौत के बीच में काफी देर जूझते हैं। उन्हें एक हेलीकॉप्टर द्वारा भुवनेश्वर लाया जाता है, जहां 3 सर्जन उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। सुसाइड नोट के साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट जो सीबीआई को मिलते हैं, उनमें से एक तो उनकी लीव एप्लीकेशन होती है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ हिज फादर वो दी गई होती है और तीसरा कुछ इनकम टैक्स रिटर्न मिलती है। ये सुसाइड नोट उन्होंने काजल को लिखा होता है, जिसमें उन्होंने अपना पुश्तैनी घर विवेकानंद और भुवनेश्वर का घर काजल को देने का फैसला किया होता है। कथित तौर पर यह भी सामने आया कि यह सब करने से पहले पांडा शराब पीते हैं, क्योंकि उनके खून में इथाइल अल्कोहल मिलती है, जिससे यह साबित होता है कि इस पूरे कांड को अंजाम देने से पहले उन्होंने मदिरा का सेवन किया था। पांडा एक मेहनती अफसर थे, जनता उनसे बहुत प्यार करती थी। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उन्होंने ये कदम कैसे उठा लिया। आईएएस अधिकारी पांडा की मौत का क्या रहस्य हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद। एक आईएएस अधिकारी जो ना केवल खुदकुशी करता है, मगर मरने से पहले अपने पिता को भी गोली मार देता है। यही नहीं, वो अपनी बीवी को भी गोली मारता है और यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता, वो अपनी दोनों बहनों को भी गोली का निशाना बना देता है। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे को भी मारने की कोशिश करता है, मगर किस्मत से वह बच जाता है। उसके दिमाग पर चोट लगती है और उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती है।
ये केस है 1983 के बैच के एक आईएएस अधिकारी का, जो 3 महीने की छुट्टी लेकर ओडिशा में अपने एक गांव देओ गांव जाता है। आखिर क्या होता है इस लीव पे? क्यों एक एलीट जॉब का अफसर, क्यों एक मेहनती अधिकारी खुद को ही नहीं अपने पूरे परिवार को मार देता है? इस अधिकारी पर बैठी थी सीबीआई की इंक्वायरी, जिसका यह दावा था कि आईएएस अधिकारी किसी बड़े घोटाले में शामिल था, मगर यह अफसर अपने सुसाइड नोट में खुद को न केवल बेगुनाह बताता है, मगर इंसाफ की भी मांग करता है।